हाँ जी बॉस, आज तारीख की बात करें तो यार आज है 11 जनवरी 2023। ठीक है, इसमें हम जो है स्लॉट वन हमारा जो करंट अफेयर का चल रहा होगा। जिस तरह से आपने हमारा इकोनॉमी के लेक्चर नंबर वन को जो है इतना मान सम्मान प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जिसके अंदर हम इकोनॉमी का करंट अफेयर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी को जो है प्रॉमिस कर रखा है कि यहाँ पे मैं 1 ईयर का पूरा यानी कि अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का पूरा करंट अफेयर, सभी सेक्शंस जिसमें आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, सोशल इशू, सिक्योरिटी, साइंस, टैक्स, एवरीथिंग, इसमें हम चीज़ों को डेली बेसिस पे हम जो है काउंटर करेंगे और ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है। तो इसमें लेक्चर 2 आज से जो है स्टार्ट होगा। बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि बस अपना इसी इसी जैसे प्यार और अपना सपोर्ट जो है बना के रखिए। बाकी देखिए जो इसकी पीडीएफ है ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा स्लॉट 1 कंप्लीट होगा, ये पूरा का पूरा स्लॉट 1 कंप्लीट होगा, उसके 2 दिन के बाद, क्योंकि हम भी पीडीएफ को मैनेज करेंगे, अच्छे से अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपको अरोड़ा आईएएस हिंदी चैनल पे जो है आपको वहाँ पे आपको जो है इसकी पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वन शॉट क्लिक में। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, जैसे-जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप उसको खुद शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे तो मैं बोलूँगा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। मैं ये भी कहता हूँ, अगर आना होगा तो इसी करंट अफेयर में से आएगा, अगर नहीं आना होगा तो आप किसी की भी करंट अफेयर पढ़ लो, कुछ नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे हम मैं वही चीज़ें बताता हूँ कि भई ये टॉपिक अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद हम आगे जो है डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अब आगे की हम जो है अगर बात करें तो डिस्कशन को जो है कुल मिलाकर स्टार्ट। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन फिन्स हब। अब ये क्या है? देखो यहाँ से यूपीएससी के लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें, तो देखो एक तो ये ग्रीन फिन्स हब क्या है, इसको लेके टर्मिनोलॉजी को लेके बात करी जा सकती है। या फिर अगर ग्रीन फिन्स के बारे में पूछ लेगा, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट दे देगा, 2 या 3 या 4 जो भी है, फिर उसके बाद आपसे बोलेगा पहचानिए। ठीक है? तो हमें ये समझना पड़े यानी कि हमें समझ आ गया, एक तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं न्यू टर्मिनोलॉजी आई है और दूसरा एक नया वर्ड भी है तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे तो जिसके कारण हमारा अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है तो हम उसको कर सकें। तो हाल ही में भी हुआ ये है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू, तो देखो जब भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लग जाता है तो कहीं न कहीं टॉपिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ने अगर यूके स्थित जो चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है, जो चैरिटी फंड मतलब है जिसका नाम लाइक रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने मिलकर एक ग्रीन फिन्स हब जो लॉन्च किया। ये क्या है? ये बेसिकली अगर बात करें जो ये गोताखोर होते हैं, जो जो डाइविंग और जो स्कॉलिंग ऑपरेटर के लिए वैश्विक एक तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की तरह ये प्रोवाइड करेगा। जो गोताखोर होती हैं, उनके लिए एक तरह से बात करें, तो वैश्विक तौर पर ड्राइविंग और आपका स्कॉटलिंग ऑपरेटरों के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक तरह से प्रोवाइड करेगा। तो ग्रीन फिन्स क्या है? ग्रीन फिन्स हब जो है सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। जिस इसकी शुरुआत जो है अगर अगर अगेन वही आपका यूएनईपी और प्लस अगर बात करें तो चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने जो है करी थी। ठीक है? ये दुनिया भर में जो गोताखोर हैं, उनको प्रशिक्षण किए गए संसाधनों का उपयोग कर उनके दैनिक अभ्यास को सरल तथा लागत प्रभावी बनाने में मदद करेगा। आपने देखा होगा कोई गोताखोर का कोई कोर्स करता है, तो देखो कितने डाइविंग के जो कोर्सेज़ होते हैं दोस्तों कितने ज़्यादा महँगे होते हैं। ट्रस्ट मी, एक पायलट का कोर्स कर लो, एक गोताखोर का कर लो, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स वो सिलेंडर भर के नीचे जाना होता है, तो हर चीज़ की एक लागत आती है। तो उसी केस के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को अब जो है आसान बनाने की कोशिश करी जा रही है ताकि इसमें ज़्यादा लोग सर्टिफ़ाइड हो सकें और ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करके और मतलब अपने करियर की तरफ भी ओरिएंटेड जो है हो सकें। और साथ में इससे पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करने और समान विचारधारा वाले उद्योगों के हितधारकों, गैर लाभ संगठनों तथा सरकारों के साथ विचारों को साझा करने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, जो समान विचारधारा वाले उद्योग हैं, जो रिलेटेड जो डायमंड रिलेटेड से रिलेटेड हैं, फिर गैर लाभकारी संगठन, सरकार के विचार हैं, तो उनको काफ़ी एक तरह से इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म वे के अंदर इनको कहीं न कहीं जो है प्रॉफ़िट जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ अगर देखें तो कुछ ये मेंबरशिप प्रोसेस है, ये हमारे लिए कुछ ख़ास काम का नहीं है। जस्ट ये इसको चाहे तो आप इसको वन शॉट में पढ़ लीजिएगा, हालाँकि मैं समझा चुका हूँ। मैं इसके महत्व के ऊपर बात करूँगा। तो इसका महत्व की अगर बात करें, तो ये आखिर क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रवाल भित्तियाँ जो हमारी जो कोरल लीफ्स होती हैं, उनमें कम से कम 25% जो होता है समुद्री जीव का एक तरह से घर होता है और समुद्री पर्यटन के लिए एक तरह से मक्का भी यही होता है। मक्का मतलब मक्का मदीना टाइप का, तो एक तरह से जो पर्यटन जैसे आप थाईलैंड जाएँगे तो वहाँ पे कोरल को लेके करते हैं, तो उसी के जैसे कुछ
जो द्वीपीय राष्ट्रों में सकल घरेलू उत्पाद का करीब 40% या उससे अधिक का योगदान भी करते हैं। ये जो कोरल रिलीफ होते हैं, इनके इनकी वजह से जो वहाँ का टूरिज्म होता है, वहाँ पे करीब मान के चलो 40% जो होता है। जैसे कि श्रीलंका में आपने देखा होगा, श्रीलंका क्यों डूबा ड्यू टू द कोविड, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका जो है मैक्सिमम जो उसका 10 to 12% जो रेवेन्यू आता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। तो इसी कारण कोविड आया, खत्म हो गया, तो इसके कारण वहाँ पे देखो क्या बुरी हालत हो गई। तो जिसके कारण इस तरह के डाइविंग केसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि हालांकि वह सबसे कमजोर परिस्थिति तंत्र है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए 1.5 से लेके या फिर 2 डिग्री के वैश्विक तापमान के बीच प्रबल जो 1.5 या फिर 20 डिग्री सेल्सियस वैश्विक जो तापमान वृद्धि के साथ प्रबल वित्तीय जो अस्तित्व में है। और ग्रीन फिन्स हब के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास ज्ञान और नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुंच प्रबल वित्तियों तथा उनके अन्य नाजुक समुद्री परिस्थिति प्राणियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर एक तरह से कुल मिलाकर यहाँ पे हो सकता है। तो हमने ये समझा कि ग्रीन फीस के अंदर ये भाई यूएनएपी का प्रोग्राम है, ये गोताखोर के लिए है। देखो आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, बस एक पॉइंट लिखो, यूएनपी के द्वारा, गोताखोर के द्वारा, ठीक है, और प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा पॉइंट है, बस ये आपने कीवर्ड्स बना लिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है लेके चलने होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भारत 5 वर्षों में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रिलेटेड मतलब कि करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखो पहले समझो, हमें यहाँ पर देखो यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है। या तो वो नेक्स्ट जो 5 इयर्स की जगह यहाँ पे कुछ नंबर्स को चेंज कर सकता है, पहला हम इस दिमाग से अगर सोचें। दूसरा पॉइंट जो हमारा लग सकता है वो ये लग सकता है कि भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, या फिर अगर बात करें तो एफपीआई, एफडीआई और एफआईआई में क्या फ़र्क है, कुछ इस तरह के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत जो है ये टॉपिक जो है हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पर इसके अंदर लिया। तो खबरों में क्या था? खबरों में ये है कि जो भारतीय उद्योग जो परिसंघ है सीआईआई, उसकी रिपोर्ट में एक विजन ये विकसित भारत बहुराष्ट्र कंपनियों के अवसर और अपेक्षा शीर्ष के अनुसार भारत जो है 5 वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। यानी कि सीसीआई की एक तो रिपोर्ट ये निकल के आई कि भाई 5 वर्षों के अंदर जब 475 बिलियन डॉलर करेगा। ठीक है, तो अब इस कंटेस्ट को हमने समझ गए हैं। अब इसमें लेकिन हमें क्या समझने की जरूरत है? देखो ये रिपोर्ट का निष्कर्ष ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए दे रखे हैं कि जस्ट आपको समझाने के दे रखा है कि हाँ ठीक है, जैसे कि भारत में कार्यरत 71% जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो देश को अपने वैश्विक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण गति मानती हैं। यानी कि भारत में कार्यरत 71% जो आपकी अगर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय जो निगम है वो देश को अपने वैश्विक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। फिर ये भी पता चलता है कि भारत ने पिछले एक दशक में एफडीआई में लगातार वृद्धि दर्ज करी। अब देखो यहाँ से भी स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। देखो यहाँ पे एक दशक में एफडीआई में लगातार वृद्धि दर्ज करी गई। यूपीएससी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बना के दे दे कि कुछ टाइम तक लगातार वृद्धि देखने को मिली, फिर साथ में नकारात्मक हमें वृद्धि भी देखने को मिली। मैंने कि जो पॉइंट्स है तो वो स्टेटमेंट वहां पे हम बात करें तो गलत हो जाएगी। जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 में अगर देखें तो महामारी और भू राजनीतिक विकास के प्रभाव के बावजूद भी हमने करीब मान के चलो 85 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिकी डॉलर जो है प्राप्त हुए। और 85 बिलियन डॉलर का मतलब यानी कि 1 बिलियन डॉलर में करीब 8,000 करोड़ रुपए होते हैं 1 बिलियन डॉलर के अंदर। तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक रकम जो है हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र, विकसित होते उपभोक्ता बाजार, वर्तमान में डिजिटल परिवर्तन के केंद्र के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वैश्विक अगर बात करें तो मूल्य में एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र भी है। और जिस तरह से जियो के आने से, जिस तरह से अगर बात है डिजिटल परिवर्तन परिवर्तन जो है, अब ज़्यादातर चीज़ें अब क्या हो रही हैं, अब ज़्यादातर चीज़ें अब ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स के तौर पे हमें देखने को मिल रही हैं। फिर 60% से जो अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने माना है कि विगत 3 वर्षों में व्यापारिक वातावरण में सुधार होगा। ये मतलब रिपोर्ट के कुछ मिला के कुछ निष्कर्ष, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देखते चले जाएंगे ये रिपोर्ट के कि हाँ कि कुछ हमारे लिए थोड़ी बहुत चीजें मतलब है। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि भाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश के फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसाय गतिविधियों में किया गया निवेश होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, ठीक है, आप इंडियन हो भाई, मान लो आप यूएस में एक कंपनी के अंदर मान लो कुछ आप डालना चाहते हैं, तो वहां पे आप जब निवेश करेंगे, ठीक है, मान लो उस कंपनी में मान लो मोर देन 10% से ज्यादा जब आप निवेश करते हैं तो उसको जो है एफडीआई के तौर पे कहा जाता है। अगर आप 10% से कम नीचे करेंगे तो फिर आप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आप एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप
10% के साथ प्लस अगर करेंगे निवेश, मतलब तो उसमें फिर आप एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये गवर्नमेंट का अपना आंशिक तौर पे अगर बात करें तो कंक्लूजन ये निकल के आया था। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश के फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देशों में स्थित व्यवसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश होता है। फिर एफडीआई जो होता है किसी निवेश को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यवसायिक खरीद की सुविधा भी प्रदान करता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें तो निवेशक कई तरह से एफडीआई का जो है लाभ उठा सकते हैं। दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिकरण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी, इसके सामान्य तरीके जो हमें देखने को मिलते हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण चालक होने के साथ साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए अगर बात करें प्रमुख गैर वित्तीय संसाधन भी जो है रहा है। और साथ में ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भी एक तरह से अलग है, जहां विदेशी संस्था केवल कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड जो खरीदती है। देखो, अब चीजों को समझो। देखो दोस्तों, एफडी में क्या होता है कि मान लो 10% जो पैसा आया ना, तो वो कंपनी निवेश करती है। हालांकि जब निवेश करते हैं तो कुछ स्टेक भी, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ कोई अगर आदमी कोई पैसा अगर दे रहा है तो भाई फ्यूचर में तो कोई ना कोई प्रॉफिट तो कमाएगा ना। एक तो ये, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी इनके मतलब कि इन्वेंट्री के अंदर मतलब निवेश करती है। लेकिन एफपीआई के अंदर सिर्फ ये क्या करते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, स्टॉक खरीद लेते हैं और वहां से साइड में हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि कंपनी घाटे में जा रही है तो उन्हें उठा के बेच देते हैं। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थोड़ा सा एक पेचीदा एक तरह से अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है। और एफडीआई पे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम एफपीआई निवेशकों के व्यवसाय पे जो नियंत्रण यहाँ पर जो है कुल मिलाकर प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो एफडीआई को लागू करने के लिए हमारे हमारी तरफ से दो मार्ग होते हैं। एक होता है स्वचालित, जहां पर आपको 100% मतलब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर 100% एफडीआई लिमिटेड है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ध्यान से समझना, स्वचालित मार्ग के अंदर गवर्नमेंट का 100% मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। बस गवर्नमेंट ने कुछ एरिया दिखाए कि हाँ भी आप यहाँ पे आप 100% फुल आप निवेश कर सकते हो और आप अपनी खुद की ओनरशिप रख सकते हो। एक होता है सरकारी मार्ग। सरकारी मार्ग के अंदर जहां पे आपको मतलब कि सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सरकार की मंजूरी, अब भाई जब सरकार के साइन चाहिए होंगे तो आप समझ सकते हो फिर लाल फीताशाही, भ्रष्टाचारी, ये सारी चीजें भी आए निकल के आएंगी। तो उसी के अंदर अगर बात करें तो सरकारी मार्ग के अंदर 100% अगर बात करें तो मतलब देखने को हमें जो है मिलता है। और स्वचालित मार्ग के अंदर ये चीज भी याद रखना कि यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो निवेश होता है, इनको इनके लिए अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर मान लो कोई स्वचालित मार्ग के रूट में मान लो किसी फील्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो बंगाली है या फिर अगर वो मतलब बांग्लादेशी है और या फिर पाकिस्तानी है, तो यस दे हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो ये सब चीजें जो है हमें हमारी तरह से स्वचालित, और जो मेन डिफरेंस जो है यही हमें जो है देखने को मिलता है। और जो सरकारी मार्ग में अगर बात करें तो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसके अंदर एक तरह से बात करें तो इसमें एक एकल खीट की निकासी की सुविधा भी एक तरह से प्रदान करता है। और इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के पूर्व मंजूरी या सुरक्षा मंजूरी मतलब की एक तरह से बात करें तो इसमें गृह मंत्रालय की भी जरूरी एक तरह से हमें जो है देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमें यह देखने को मिला कि भारत में एफडीआई प्रवाह की स्थिति आज के समय देखें तो 2021 में अगर एफडीआई के देखें 2019 और 20 में तो कुछ इतने पैसे हमें जो है देखने को मिला, और कुछ ये 81,973 मिलियन डॉलर जो हो गया। तो शीर्ष हमारे देखो हमारे लिए अब एमसीक्यू जो यूपीएससी का बनेगा वो यहां से बनेगा कि हमें यह पता चलेगा कि भाई एफडीआई में टॉप 5 अगर हम बात करें स्टेट्स की बात करें तो जिसके अंदर सिंगापुर आ गया, जिसके अंदर आपका अमेरिका आ गया, आपका मॉरिशस आ गया, नीदरलैंड आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, सिंगापुर जरा सा देश है लेकिन यहाँ से 77% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राउंड ट्रिपिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है जिसको बोलते हैं इलीगल धन। पहले मॉरिशस भेजा गया, मॉरिशस से सिंगापुर ट्रांसफर किया गया, सिंगापुर से डायरेक्ट लाके फिर अमेरिका में इंडिया के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये रूट जब मैं मेन सी क्लास दे रहा हूं तो उसमें आपको बताऊंगा। तो ये आपने नोटिस किया अमेरिका कितना बड़ा है, फिर भी वहां से 70%, लेकिन सिंगापुर जरा सी कंट्री है यार, दिल्ली जितनी कंट्री है, लेकिन वहां से 27% जो निवेश है, ऐसा क्या ही मतलब कर लिया कि इनके पास इतना पैसा आ रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहां पर एक राउंड ट्रिपिंग का भी मुद्दा हमें जो देखने को मिलता है, जो जिसको हम बोलते हैं शेल कंपनियां, कि शेल कंपनियां मॉरिशस से सिंगापुर में बना के वहां से जो है पैसे जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। ये एक अलग मुद्दा है। तो शेल कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जो दिखावटी कंपनियां होती हैं, मतलब सिर्फ कागजों पे कंपनियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं है उसमें। हकीकत में आपको वहां एक दुकान तक नहीं मिलेगी, लेकिन कागजों में बहुत बड़ी कंपनी है ताकि प्रॉफिट को किया जा सके। क्यों, आपको पता होगा अगर अगर आपने देखा होगा कि 30% के आसपास जो है 25% के आसपास अभी लेटेस्ट बात है 25% के आसपास जो कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है।
तो इसी कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए 25% कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए तो जो है शेल कंपनियां खोली जाती हैं। और एक नया पैटर्न भी देखने को ये मिला है कि कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि वीवो और ये एमआई हो गए, ये लोग क्या अपना घाटा दिखाते हैं, बजटरी मतलब की बात करें लॉसेस पे ज्यादा दिखाते हैं। अब भाई लॉसेस पे तो नहीं लगेगा ना भाई, लगता तो प्रॉफिट पे ही है। तो ये लोग जानबूझकर लॉसेस में दिखाते हैं ताकि हमें जो है इनको ना देना पड़े, मतलब इन्वेंटरी परचेस कर ली, कुछ और कर लिया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जानबूझ के एक ये भी ट्रेंड अगर बात करें इलीगल मनी के अंदर हमें जो है देखने को मिलता है। तो आपने क्या चीज याद रखनी है भाई, सिंगापुर में फर्स्ट, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड। तो हो सकता है यहां से सीक्वेंस वाइज आपसे जो है एमसीक्यू जो है कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सी क्षेत्र के अंदर अगर देखें, वह कौन सा क्षेत्र जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 24.60% के आसपास जो अगर बात करें तो हमें मोटा मोटा अगर देखें तो यहाँ पे इतना इस मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिला है। फिर इसके बाद सेवा क्षेत्र हो गया जिसमें वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्त, आउटसोर्सिंग, इसमें 12%। उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग जिसमें इतना ही। तो बस ये आंकड़े नहीं, सिर्फ ये रैंकिंग आप जरूर याद रखें। इसी के जैसे शीर्ष लक्ष्य के अंदर देखें कि भाई ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन टॉप पे रही है, जिसमें से जहां पे सबसे ज्यादा विदेशी निवेश जिसको मिला है वो पहला है कर्नाटका जिसके अंदर बेंगलुरु आ जाता है, महाराष्ट्र जिसके अंदर मुंबई आ जाता है, फिर दिल्ली है, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे कोलकाता को रिप्लेस कर दिया गया हरियाणा ने, जहां पे एक टाइम था कोलकाता, क्योंकि वहां पे भाई दीदी जी की सरकार है और दीदी जी कम्युनिस्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करती हैं, तो जिसके कारण अब वहां पे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कोलकाता होना चाहिए, लेकिन इसको जो हरियाणा ने जो है कुल मिलाकर कर दिया गया है। तो ये आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको कुल मिलाकर याद रखने थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।